हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग क्लास 11th और लेसन 5 टॉपिक है विधायिका को पढ़ेंगे। आज जानेंगे विधायिका जो सरकार का एक अंग है। ये 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो एक एक करके सारे टॉपिक को जानते हैं विधायिका कैसे जो है काम करती है। किसे कहते हैं विधायिका? संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है जो संघ में है। और जो राज्य में विधायिका जो होता है उसे विधानमंडल कहा जाता है। तो ये जो विधायिका है, ये संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। यह राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर जो है बनता है, जो राज्य परिषद, जिसे कि राज्यसभा भी कहते हैं, और जनता का सदन, जिसे कि लोकसभा कहते हैं। इसका राष्ट्रपति जो मिल जाते हैं तो इसका 3 हो जाता है। ऐसे जो है संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का सदन कहते हैं क्योंकि लोकसभा का जो सदस्य होता है उसे जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से उसे चुनती है। तो राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। जैसे संघ की विधायिका के जो संसद कहते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संघ में जो जनता का सदन है लोकसभा कहते हैं। उसी प्रकार से जो राज्य में जो होता है वो भी जनता का सदन ही कहा जाता है, जिसे कि विधानमंडल या विधानसभा जो है हम इसे कहते हैं। लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। जहाँ भी लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है वहाँ पर विधायिका का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश शासन प्रणाली पर आधारित है। सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताई कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का चुनाव जनता करती है, इसीलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करता है। और इसकी जो बहस, विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग, ये सब अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। यानी कि जो विधायिका, सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है। और इसकी जो बहस होता है, विरोध होता है, प्रदर्शन, बहिर्गमन, ये सब चीज जो है विधायिका में ही देखने को मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है। जैसे ऊपर में जैसा कि हम लोग पढ़े कि संसद का जो 2 सदन है, लेकिन सरकार जो बनती है ये 3 सदन कहा जाता है, जिसमें कि एक राष्ट्रपति भी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि सदन से राष्ट्रपति को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक अभिन्न अंग माना गया है राष्ट्रपति को। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ जो है समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। और दूसरा लाभ जो है संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो। ये जो है सदन का विधायिका और पहला जो लाभ होता है समाज के लिए, इसी का जो है प्रतिफल है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कई योग्यता है, इसमें कि पहला होता है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। ये सब जो है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। इनका निर्वाचन
जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, यानी कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। उसमें जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, जैसे कि लोकसभा में लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए जनता जो है स्वयं चुनती है, वैसे जो है राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य को चुनने के लिए जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, विधानमंडल में भी कहीं कहीं 2 सदन है और कहीं कहीं 1 सदन है, जो कि विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद को राज्यसभा के सदस्य को चुनने के लिए नहीं रखा गया है, इसीलिए क्योंकि सारे स्टेट में विधान परिषद जो है नहीं है, इसीलिए सिर्फ विधानमंडल के जो विधानसभा के सदस्य है वही जो है राज्यसभा के सदस्य को चुनता है, और इसीलिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। 1951 के जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक कर दिया गया है। ये जो है 1951 में जब कानून बना तो उसमें जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद है कि इसका जो शक्ति है विधायिका का, ये क्या क्या होता है आइए जानते हैं। पहला है वित्तीय शक्तियाँ, यानी आर्थिक मामले में जितने भी काम होता है वो जो है विधानमंडल के द्वारा होता है। वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक ही विचार कर सकता है, और 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा के सदस्य उसे अगर नहीं लौटाता है तो वो पास कर दिया जाता है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां हैं, प्रशासनिक संबंधी शक्तियां, मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं, और अन्य शक्तियां भी हैं जैसे चुनाव और सहयोग भी होता है, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि पर जो है दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी होता है। ये जो है विधायिका का शक्ति है, क्या क्या शक्तियां उसे प्राप्त है। अब है कि संसद के प्रमुख कार्य क्या है। इसका है कानून बनाता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, वित्तीय कार्य, बजट पारित करता है, संविधान में संशोधन करके कोई कानून को नया करते हैं या फिर कानून बनाते हैं, निर्वाचन संबंधी कार्य है, न्यायिक कार्य है, न्याय के क्षेत्र में भी संसद को बहुत कार्य है, प्रतिनिधित्व करता है, बहस का मंच है, विदेश नीति पर नियंत्रण रखता है, और विचारशील कार्य भी संसद का ये कार्य है। इसमें है कि प्रक्रिया क्या क्या आता है। इसमें है कि प्रथम वाचन जो प्रक्रिया जो आता है इसके लिए, तो इसे जो है प्रथम वाचन के नाम से भी जानते हैं कि प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन भी होता है। तो ये वाचन क्या होता है आइए इसे जानते हैं कि जब भी विधेयक के सदन में, यानी दोनों सदन में, कोई भी सदन हो, सदन में नियत समय पर यानी सही समय पर सदन में संबंधित सदस्य अगर खड़े होकर प्रस्ताव करता है कि क्या प्रस्ताव करता है कि विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए। कोई भी विधेयक अगर लाया गया है तो उसे विधेयक को पेश करने के लिए चाहे किसी भी सदन में अनुमति जो मांगते हैं, आमतौर पर अनुमति दे दी जाती है। तो इस प्रकार के सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति को ही उसका प्रथम वाचन कहा जाता है। और द्वितीय वाचन भी होता है। द्वितीय वाचन किसी भी विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण एवं निर्णायक अवस्था होती है। सामान्यतः इस अवस्था में विधेयक पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो है समिति स्तर भी है, तो प्रवर समिति जो होता है इसका गठन किया जाता है, जो विधेयक पर बारीकी से विचार करती है। प्रत्येक धारा में चर्चा भी किया जाता है और निर्धारित अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती है। इस प्रतिवेदन पर सदन में बहस भी होता है, विचार विमर्श होता है, उसकी प्रत्येक धारा पर भी मतदान होता है। जो भी धारा है तो जो पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य होते हैं
तो उस पर मतदान करते हैं। और यह पूरी प्रक्रिया जो है ये विधेयक का द्वितीय वाचन कहलाता है। तृतीय वाचन जो है ये समिति का रिपोर्ट इस पर आता है। तृतीय वाचन जो है इसमें क्या होता है कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उसके बाद विधेयक में आवश्यक शाब्दिक और औपचारिक संशोधन किया जाता है। कुछ अगर शब्द उलटफेर हो गया है तो उसे जो है औपचारिक रूप से उसमें संशोधन करते हैं और अंतिम रूप से पारित करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि द्वितीय वाचन में विचार विमर्श जो है बहुत लंबा जो है चल चुका होता है, तो इसीलिए इसे जो है हम तृतीय वाचन के सामान्य चर्चा के कुछ थोड़ा मोड़ा चर्चा करके इसे जो है मतदान होता है। और यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत विधेयक के पक्ष में हो तब उस सदन को पारित होना समझा जाता है। इसे ही जो है हम तृतीय वाचन कहते हैं। द्वितीय सदन में जो प्रक्रिया होता है वो भी जो है जिस सदन में विधेयक पेश किया जाता हो वहां से पारित किए जाने के बाद उसे पारित करने के लिए दूसरे सदन में, जैसे कि अगर लोकसभा में हुआ है तो उसे राज्यसभा में जो है भेजा जाता है। वहां पर क्या होता है कि विधेयक के 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन। तो वही दूसरा जो सदन है वो विधेयक को पारित कर ले तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है एवं राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए भी प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है, इसे भी ध्यान में रखना है। अस्वीकार भी कर सकता है और उसमें ऐसे संशोधन भी कर सकते हैं जिससे कि पहला सदन सहमत नहीं हो, या सदन विधेयक पर 6 माह तक क्या करता है कि चर्चा ही नहीं करता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कि उस साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तो ये द्वितीय सदन में ऐसी ही प्रक्रिया होती है। फिर जो है जब अगर सहमति दे दिया जाता है तब क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जो है भेजा जाता है। इसको जो है और विस्तार से पढ़ने के लिए आप जो है MA लेवल का जो है विधेयक के बारे में हमने पढ़ाया है, तो वहाँ पर जाके इसे और अच्छे से समझने के लिए संसद के नाम से टॉपिक होगा या फिर संसद के नाम से ही टॉपिक होगा जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा का विस्तार से हमने चर्चा किया है। तो वहाँ पर आप पूरे विस्तार से समझने के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 11th है, 11th में जो है सिर्फ उसका जो है सार पढ़ाया जाता है, थोड़ा मोड़ा जो है चर्चा किया जाता है। तो फिर भी जो है हम इसे धीरे धीरे जो है एक एक करके हम कुछ समझा भी रहे हैं। फिर आगे आता है कि संसदीय नियंत्रण के साधन। अब जो संसद का नियंत्रण होता है तो वो कैसे होता है, उसका साधन क्या है। तो जब भी कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो प्रथम सदन में हो या द्वितीय सदन में, यानी कि लोकसभा में हो या राज्यसभा में, तो उस पर क्या होता है कि बहस होता है और फिर चर्चा होता है, प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है। इसमें होता क्या है कि जो सत्ता पक्ष है तो वो क्या करते हैं कि किसी विधेयक को लाते हैं तो उस पर चर्चा होता है, बहस होता है, और उस पर जो प्रश्नकाल होता है, जो पक्ष विपक्ष दोनों तरह के लोग जो है, जो स्पीकर होते हैं उसके सामने कुछ प्रश्न करते हैं और शून्यकाल के लिए भी जो है कुछ प्रश्न करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर सहमति दोनों में अगर नहीं बनता है पक्ष विपक्ष में, तो क्या किया जाता है कि स्थगित कर दिया जाता है। दूसरा है कि कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, और चौथा है कि अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव। ये सब भी जो है संसद के नियंत्रण के साधन है। आगे है संसद के कुछ समितियां हैं जो कि कार्य करती है। विभिन्न
विधायी या दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू होता है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है। जितने भी प्रकार का विधेयक हो या काम भी होता है, अगर कानून अगर नए भी है, कानून कभी कभी लाया जाता है, तो वो सब नहीं, छोटा छोटा बात पर भी जो है ये इस पर क्या होता है कि विचार विमर्श किया जाता है इन समितियों के द्वारा। और प्रशासनिक कार्यों पर भी निगरानी रखती है ये संसदीय समिति। फिर वित्तीय समिति भी होता है कि वित्तीय मामले में जो है समितियां बनाई जाती है कि कहाँ कौन कितना खर्च किया है। इसमें होता है लोक लेखा समिति। तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियम अनुसार हुआ है या नहीं, यह जो है लोक लेखा समिति करता है। प्राक्कलन समिति भी होता है, खर्च में किफायत किस तरह की जा रही है, ये प्राक्कलन समिति का काम है। और लोक उपक्रम, ये जो पहला जो है लोक लेखा समिति, इसमें दोनों सदन के नेता होते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। और तीसरा जो है लोक उपक्रम, इसमें क्या होता है कि सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच किया जाता है कि उद्योग या व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाया जा रहा है या नहीं। फिर आगे जो है विभागीय अस्थायी समिति होता है। जो विभाग होता है डिपार्टमेंटल परमानेंट समिति होता है, जिसमें कि पहला है नियमन समिति, दूसरा है विशेषाधिकार समिति, तीसरा है कार्य मंत्रणा समिति, यानी कि कार्य के ऊपर मंत्रणा करता है, विचार विमर्श करता है। आश्वासन समिति भी होता है। ये चारों समिति जो है विभाग की, चाहे जो भी विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, यानी जितने प्रकार के विभाग होते हैं उसमें ये अस्थायी समिति के नाम से जो है जाना जाता है। और किस समिति का क्या काम है वो ये लोग करते हैं। तदर्थ समिति भी होता है, यानी कि इन तीनों के अलावे भी कुछ समिति है जिसे कि तदर्थ समितियां कहते हैं। इसमें विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर इसे गठन किया जाता है। ये हमेशा नहीं रहता है, ये समय समय पर इसे गठित किया जाता है। जैसे कि बफोर समझौतों से संबंधित संयुक्त समिति का निर्माण किया गया था और समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद जो है शायद ही नामंजूर करती है। तो ये लोग जो है इसी का काम है। संसद जो है स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है। अब संसद जो है तो वो स्वयं कैसे नियंत्रित करती है, इसमें पहला है संसद का सार्थक व अनुशासित होना। संसद को जब अच्छे से कोई काम कर ले तो उसे सार्थक माना जाता है और उसे अनुशासित भी होना चाहिए। सदन का अध्यक्ष, जिसे कि स्पीकर कहते हैं, तो ये विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। इनका काम है कि जो भी बैठकें होती है तो उसमें जो है ये पक्ष और विपक्ष दोनों संसद के सदस्य को, दोनों सदन के नहीं, यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं या फिर राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के जो स्पीकर उपाध्यक्ष कहा जाता है, तो वो भारत के उपराष्ट्रपति उन्हें जो है कहा जाता है, जिसे कि सभापति के नाम से जानते हैं। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं तो वो जो है हमेशा अनुशासित में सारे सदस्यों को रखते हैं, ये इनका काम है। आगे है कि दल बदल निरोधक कानून जो बनाया गया था 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा और फिर 91वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया कि यदि कोई सदस्य, ये जो दल बदल निरोधक कानून है ये 85 में बनाया गया और 52वां संशोधन करके फिर जो है 91 संशोधन किया गया। इसमें है क्या कि यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत काम करे, सदन में मतदान करे या स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे, तो उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष क्या करते हैं, अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकते हैं कि कैसे जो है ये स्वीकार जो है नहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल करके ये अयोग्य ठहरा सकते हैं। ये स्पीकर को या अध्यक्ष को, किसी भी सदन के अध्यक्ष को ये अधिकार दिया गया है। आगे है कि जो है भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित इकाइयों को मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है।
ये जो है भारतीय संघात्मक सरकार में जो 29 राज्य बताया गया है, तो इसमें अब जो है 28 स्टेट कह सकते हैं और 9 जो है ये यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र प्रशासित राज्य है। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है। तो ये जो है इसकी स्थापना है, और दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसा क्षेत्र है जहाँ की केंद्र शासित होते हुए भी वहाँ विधानसभा का चुनाव होता है। अगला है 5वां कि भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में 1 सदनीय है तो कुछ राज्यों में 2 सदन, जैसा कि हमने पहले बता चुकी हूँ कि कुछ राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन है, जिसे कि विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं, और कुछ राज्यों में सिर्फ विधानसभा है। तो ये भी जो है आगे है कि राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है, और जैसे कि निम्न सदन में विधानसभा और उच्च सदन में विधान परिषद को कहा गया है। द्वितीय सदन जो है द्विसदनीय राज्य, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना है, बिहार में भी 2 सदन है, और महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ये 7 राज्य जो है, बाकी सभी राज्य 1 सदनीय है। अब जो है पश्चिम बंगाल में भी जो है ऐसा ही है, तो ये जो है 2 सदनीय है। इसका कार्य है विधानसभा की शक्तियां जो है और विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, चुनाव संबंधी शक्तियां और संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां भी इसका है। अब विधानसभा या विधान परिषद की शक्तियां क्या है? ये विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां भी कुछ मामले में है, कार्यपालिका शक्तियां भी कुछ मामले में है। दोनों सदन राज्य विधान पालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली स्थिति जो है प्रदान किया है। किसके मामले में? ये विधानसभा और विधान परिषद के मामले में। तो ये रहा, अगले क्लास में जो है हम क्वेश्चन आंसर बताएंगे। धन्यवाद।